हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? यस सर, सब बढ़िया। तो चलो बच्चों, हम हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ चुके थे। किसी को अगर चैप्टर का नाम याद है तो मेरे को फटाफट बताओ चैप्टर का नाम। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। हमारे चैप्टर का नाम था थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, या आप कह सकते हो इसे प्रोडक्शन फंक्शन। क्लास 11 से इसका लिंक है। अगर आपकी क्लास 11 कमजोर थी तो आप पिछली क्लासों को देख लेना, आपकी क्लास 11 तो स्ट्रांग होगी और सीए फाउंडेशन का ये टॉपिक भी आपका 1 नंबर हो जाएगा। चलिए, हम थोड़ी सी लास्ट क्लास की बात करते हैं। हमने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े, हमने प्रोडक्शन की मीनिंग पढ़ी, हमने किसी भी कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं वो पढ़े, किसी भी बिजनेस के 4-5 ऑब्जेक्टिव होते थे वो पढ़े थे हमने, ये सब हमने पढ़ लिया। पेपर में आएंगे पक्का क्वेश्चन वहां से। अब एक टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में शुरू कर दिया था, आओ उसे खत्म करेंगे। मैं एक बार आपको याद दिलाता हूं बच्चों, चल क्या रहा था। हमारे टॉपिक का नाम चल रहा था कॉन्स्ट्रेंट्स। बेटा, कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब होता है रुकावटें। कौन सी रुकावटें, कैसी रुकावटें, आओ उन रुकावटों की बात करते हैं। डन? तो आओ शुरू करने जा रहे हैं हमारी आज की क्लास। लिखता है इन द परस्यूट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। बेटा, ये दिस ऑब्जेक्टिव जिसकी बात बता रहे हैं ना, ये है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला ऑब्जेक्टिव। किसी भी एंटरप्रेन्योर के एक ऑब्जेक्टिव नहीं होते, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन हमने अज्यूम करा था। याद करो, पेज पलट के देखो, पिछला पेज, उसके लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है अनलेस अदरवाइज एग्रीड या अनलेस अदरवाइज मेंशन। जब तक कुछ और मेंशन ना हो रखा हो, ना दे रखा हो, हम अज्यूम करेंगे हर फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे को ये कॉन्स्टेंट्स पढ़नी है। अब बेटा ध्यान देना, कॉन्स्टेंट्स मतलब रुकावटें। हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करते वक्त बहुत सारी रुकावटें आएंगी हमारे सामने। तो पहली रुकावट हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। लिखा हुआ है, शायद नहीं भी हुई थी, आई डोंट नो, एक बार पढ़ लेते हैं, मैं पूरा पढ़ा देता हूं। लैक ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। भाई, बिजनेसमैन के पास नॉलेज और इंफॉर्मेशन का अभाव है, कमी है। द एंटरप्राइज फंक्शंस। भाई, जो हमारा बिजनेस है, पहले मैं इस पेज को थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि आपको पूरा दिखे। यस सर, चलो पहला पॉइंट अच्छे से करेंगे। पहला क्या, सारे अच्छे से करेंगे। द एंटरप्राइज फंक्शंस, कोई भी बिजनेस काम करता है इन एन अनसर्टेन वर्ल्ड। अनसर्टेन मतलब अनिश्चित जगह पे काम करता है। Where due to lack of accurate information, जहां अगर मेरे पास कम या खराब इंफॉर्मेशन आई, many variables that affect the performance of the firm cannot be correctly predicted। बहुत सारी वो चीजें जो फर्म की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती हैं, लाइक कॉस्ट, लाइक गवर्नमेंट की पॉलिसी, लाइक टेक्नोलॉजी। बहुत सारे ऐसे वेरिएबल हैं जो मुझे अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको अच्छे से प्रिडिक्ट कर नहीं सकता। ओके, फॉर द करंट मंथ और द करंट ईयर, मैं ना करंट ईयर ना करंट मंथ के लिए प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं। लेट अलोन फॉर द फ्यूचर ईयर्स। फ्यूचर ईयर तो छोड़ दो, मैं भाई इस महीने का ठीक से प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा, सालों की तो छोड़ ही देना। आगे, सिमिलरली द फर्म्स मे नॉट नो अबाउट द प्राइजेस ऑफ ऑल इनपुट। भाई, मुझे नहीं पता, जो मैं आलू का चिप्स बनाता हूं उसमें आलू का प्राइस कम महंगा हो जाएगा, मुझे नहीं पता। एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेलिवेंट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कब बदल जाएगी मुझे ये सब नहीं पता। मतलब ये हमारी रुकावट है, ये हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाले ऑब्जेक्टिव में एक कांस्टेंट का काम कर रहा है कि भाई जो हम चाहते हैं जरूरी नहीं होगा कि वो हम अचीव कर जाएं। रीजन इज क्योंकि हम अनसर्टेन एरिया में काम कर रहे हैं। आगे, अंडर सच सर्कमस्टांसेस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन व्हाट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस। मुझे पता नहीं, आज लेट से मैंने आज आलू के चिप्स का प्राइस डिसाइड करा 20 रुपए। जब आलू आता था 8 रुपए किलो, भाई मैंने डिसाइड कर दिया, ढिंडोरा पिटवा दिया 20 रुपए किलो, 20 रुपए का चिप्स का पैकेट। जैसे ही मैंने ढिंडोरा पिटवाया, भाई मार्केट में आलू का रेट 8 रुपए से 15 रुपए हो गया, तो भाई मेरी तो पॉलिसी की लंका लग गई ना। मैंने प्राइस डिसाइड करा 20 रुपए 8 रुपए के आलू के हिसाब से, लेकिन अब जैसे ही मैंने 20 रुपए मार्केट में मार्केट प्राइस डिसाइड करवा दिया, वैसे ही पता चला इनपुट का रेट महंगा हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। तो ये पता लगा पाना इस अनसर्टेन वर्ल्ड में कि कितना प्राइस रखें जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो, थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है। यही लिखा हुआ था, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। आगे लिखता है बच्चों, देयर में भी अदर कांस्टेंट, और भी रुकावटें और रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं, इम्पोज इन द पब्लिक इंटरेस्ट बाय द स्टेट। बेटा, स्टेट का मतलब आमतौर पे इकोनॉमिक्स में कौन होता है? गवर्नमेंट। भाई, सरकार भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाती है प्रोडक्शन को लेकर, प्राइस को लेकर और मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स को लेकर। जैसे दवाइयों के ऊपर सरकार का कंट्रोल है, पेट्रोल के प्राइस के ऊपर सरकार का कंट्रोल है, तो सरकार का कंट्रोल है बहुत सारी चीजों के प्रोडक्शन पे, उसके प्राइस पे, लाइक फॉर एग्जांपल अल्कोहल पे। तो इन सब पे जो सरकार का कंट्रोल है उससे भी मेरे सामने दिक्कतें आ रही हैं।
इन प्रैक्टिस देयर आर सेवरल हिंड्रेंसेस, बहुत सारी रुकावटें हैं फॉर फ्री मोबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। भाई इतनी आसानी से लेबर और कैपिटल इधर उधर नहीं हो पा रहा। मोबिलिटी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड यूनियन में प्लेस सेवरल रिस्ट्रिक्शन, जो ट्रेड यूनियन हो सकता है वो रिस्ट्रिक्शन लगा दे ऑन द मोबिलिटी ऑफ लेबर, और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग में भी रिक्वायर्ड टू इनेबल वर्कर्स, या तो उनको मूव करने पे रोक लगा दी या उनको बोला गया पहले ट्रेनिंग देना, ये करवाना वो करवाना। तो ये सब रुकावटें हैं। दिस कंटिजेंसी में मेक अटेनमेंट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट, ये जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट को अटेन का मतलब होता है बेटा हासिल करना। जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल करने का सपना था, हो सकता है वो सपना या तो टूट जाए या वो अधूरा रह जाए, क्योंकि बहुत सारी रुकावटें हैं और रुकावटों में मेरे पास इंफॉर्मेशन की कमी है। पहला पॉइंट इज डेडिकेटेड टू इंफॉर्मेशन की कमी। बोलो बच्चों यहां तक सब कुछ डन है? यस सर। पहले पॉइंट का हमने लगभग क्या सारा ही खत्म कर लिया। सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। चलो भाई बताना, क्या भारत में जो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत बेहतरीन लेवल का है या लंका लगी पड़ी है? लंका लगी पड़ी है। तो आओ लंका पढ़ते हैं, ध्यान से देखना। सेकंड कॉन्स्टेंट, देयर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेसी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपर्याप्त है, इनएडिक्वेट है, एंड कॉन्सिक्वेंट सप्लाई चेन नॉट बॉटलनेक्स। भाई इसकी वजह से जो मेरा सप्लाई चेन है, जो ट्रांसपोर्टर है, जो रिटेलर है, जो होलसेलर है, वो बॉटलनेक हो गया। बॉटलनेक मतलब जितना जगह है उतना ही फैल पा रहा है। बॉटलनेक का मतलब हो गया बेटा हम ना बाहर नहीं निकल पा रहे, बोतल में फंस के रह गए हैं। बोतल में फंसना इन द सेंस एक कहावत के तौर पे लिख रहा है कि भाई इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कम है कि मैं चाहता हूं ज्यादा करना, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने की वजह से मैं फंस के रह गया हूं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। आगे रिजल्टिंग इन शॉर्टेज, जिसकी वजह से कमी हो रही है, अनएंटिसिपेटेड इमरजेंसीज, एंड फॉर एग्जांपल देयर कुड बी फ्रीक्वेंट पावर कट। भाई देखो भाई आज भी बिजली जाती है, दिल्ली, मुंबई, फरीदाबाद जैसे जो मेजर एरिया है वहां पे भी बिजली जा रही है। तो बिजली जाना क्या दिखा रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। और इरेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल लगातार नहीं मिलता। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ट्रांसपोर्ट, ट्रक ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ नहीं मिलता। दिस कुड पुट लिमिटेशन, भाई इन सब से लिमिटेशन आ रही है किसी भी कंपनी की पावर पे, पावर मतलब उसकी शक्ति पे, कि वो अच्छे से प्रॉफिट कमा पाए। तो बेटा पहला पॉइंट इनएडिक्वेट नॉलेज या तो लैक ऑफ नॉलेज, दूसरा इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी पर्याप्त नहीं है। ये सारी वो रुकावटें हैं जो किसी भी फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने से रोक रही हैं। ओके ओके, फटाफट बताओ अगर ओके तो। अगर सब कुछ क्लियर है तो फटाफट बताएं मेरे को। आई एम वेटिंग, मैं वेट कर रहे हैं। मैं जब तक आगे बढ़ जाता हूं मतलब नीचे पेज कर लेते हैं। खत्म होने वाला है, दो पॉइंट और है। शुरू करें बच्चों? चलो देखना ध्यान से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, चेंज इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक कंडीशन। भाई लगातार इकोनॉमिक कंडीशन और बिजनेस के कंडीशन बदल रहे हैं। विच बिकम कॉन्टेजियस। बेटा कॉन्टेजियस का मतलब होता है जो तेजी से फैलता है। लाइक कोविड तेजी से फैला था, कॉन्टेजियस था वो काफी, है ना? तो पढ़ना, चेंज इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक कंडीशन, ऐसे बदलाव हो रहे हैं बिजनेस और इकोनॉमिक कंडीशन में जो कॉन्टेजियस है, जो फैल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ड्यू टू हाईली कनेक्टेड नेचर ऑफ इकोनॉमीज। भाई सारी इकोनॉमियां, दिल्ली की मुंबई से, मुंबई की हैदराबाद से, हैदराबाद की बाकी जगह से, इंडिया की अमेरिका से, अमेरिका की चाइना से, लोकली नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे सारी इकोनॉमियां एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। प्लेस कांस्टेंट बाय कॉजिंग डिमांड फ्लक्चुएशन एंड इनस्टेबिलिटी इन फर्म सेल एंड रेवेन्यू। भाई इन सारी चीजों की वजह से रुकावटें आ रही हैं। बाय कॉजिंग, लगातार डिमांड फ्लक्चुएट हो रही है, फर्म की सेल इनस्टेबल है। इनस्टेबल मतलब बेटा वो कहना चाहता है अनस्टेबल है, और रेवेन्यू भी क्या होते जा रहे हैं? अनस्टेबल। पता है क्यों? क्योंकि वहां किसी चाइना के किसी कोने में कुछ हुआ और इधर यहां मेरा सामान बिकना बंद हो गया। वहां अमेरिका में कुछ हुआ, यहां मुझे कुछ हो गया, मुझे यहां कुछ हुआ, अमेरिका में वहां कुछ हो गया। भाई ये सब आतंक मच जाता है। इसका मैं ना एक बेस्ट एग्जांपल बोलता हूं। अभी कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा, अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है उसने ना अपना रेपो रेट थोड़ा सा कम करा। तो रेपो रेट कम करने से उनके रेपो रेट को वो जो भी नाम से पुकारते हैं, वो कम करने की वजह से 50 पॉइंट से कम करा था, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट 1400 पॉइंट से बढ़ गया। यही है इंटरकनेक्टेड इकोनॉमी। वहां कुछ हुआ तो यहां कुछ हो गया, वहां जो बाइडेन की सरकार बनेगी तो यहां कुछ हो जाएगा, वहां ट्रंप की सरकार बनेगी तो यहां कुछ हो जाएगा, वहां रसिया उस पर हमला कर रहा है तो यहां कुछ हो जाएगा। यही लिखा हुआ है यहाँ पे। सारी इकोनॉमी आपस में इंटरकनेक्टेड है, पता नहीं कहां क्या होगा तो यहां क्या हो जाएगा। आगे
लिखता है बिसाइड एक्सटर्नल फैक्टर सच एज सडन चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। एक और एग्जांपल, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली, लोकेशन को लेकर, प्राइस को लेकर, टैक्स को लेकर, प्रोडक्शन को लेकर, जीएसटी लेकर आ गए, नए नए लॉ बना दिए। और नेचुरल कैलेमिटीज लाइक आग लग गई, बाढ़ आ गई, ये सब भी दिक्कतें हैं हमारे सामने भाई, ये सब एकदम जेन्युइन दिक्कतें हैं। आगे में प्लेस एडिशनल बर्डन, इन सबसे हमारे ऊपर बोझ बढ़ता जाएगा और हो सकता है ये सारी चीजें मेरे जो प्लान बने थे उन सबको क्या कर दें, डिफीट कर दें। नाउ व्हेन फर्म्स आर फोर्स्ड टू इंप्लीमेंट पॉलिसीज इन रिस्पॉन्स टू फिस्कल लिमिटेशन, legal, regulatory or contractual requirement, these have adverse consequences on the firm profitability। अब सुनना बेटा, अब मैं कोशिश करूंगा मेरे प्लान फिस्कल मतलब पैसों के लिमिटेशन के हिसाब से बनाऊं, लीगल, रेगुलेटरी और भी बाकी चीजों के हिसाब से बनाऊं, लेकिन मैं इन सारी चीजों को ध्यान में रखते प्लान तो बना लूंगा, लेकिन हो सकता है वो प्लान मेरा काम ही ना आए अगर सरकार ने वो प्लान खुद ही चेंज कर दिया। भाई मुझे क्या पता था कि सरकार नोट बंद कर देगी, मुझे क्या पता था सरकार जीएसटी ले आएगी, मुझे क्या पता था सरकार अब धीरे धीरे बेटा एक काम की बात बताऊं, इनकम टैक्स भी खत्म होएगा, इनकम टैक्स की जगह एक नया कानून आने वाला है। तो भाई ये सारी चीजें जो लगातार चेंज होती जा रही हैं, इसकी वजह से मेरे सामने एक रुकावट है, मेरे सामने एक प्रॉब्लम है कि जो मेरा पर्पस है प्रॉफिट कमाने का वो धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। कॉन्स्टेंट बोलो बच्चे डन, बताओ फटाफट डन। आओ एक पॉइंट और देखते हैं, फिर मैं आप सबसे सुनूंगा। अभी आपके फोन और लैपटॉप में घुस के लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट, ध्यान से। इवेंट सच एज इन्फ्लेशन, पहले तो मेरे को बताओ इन्फ्लेशन का मतलब सबको पता है? इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। इन्फ्लेशन जब होता है जब एडी इज ग्रेटर देन एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये आपने 11-12 में पढ़ा था, ये आपकी अब सीए फाउंडेशन में भी है। लगातार इन्फ्लेशन हो रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट खराब होता जा रहा है, उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रही है। फॉरेक्स रेट की बात कर रहा है। कॉज इंक्रीज रॉ मटेरियल, कैपिटल एंड लेबर कॉस्ट, भाई इन सब की वजह से मेरा रॉ मटेरियल महंगा आ रहा है, कैपिटल मतलब लोन वगैरह महंगा हो रहा है, मशीनें वगैरह महंगा हो रही है, लेबर ज़्यादा पैसे ले रहा है। भाई जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन हो रही है तो लेबर मुझसे ज़्यादा दिहाड़ी मांगेगा ना, हाँ ये सारे खर्चे बढ़ रहे हैं। एंड अफेक्ट द बजट एंड फाइनेंशियल प्लान्स, इन सबसे भी मेरे बजट और प्लान्स अफेक्ट हो रहे हैं। सिग्निफिकेंट कॉन्स्टेंट, बहुत ज़्यादा रुकावटें आ चुकी हैं। आर ऑल्सो इम्पोज बाय द इनएबिलिटी ऑफ फर्म्स टू फाइंड स्किल वर्कफोर्स, और तो और मुझे पढ़े लिखे वर्कफोर्स ढूंढने में भी दिक्कत आ रही है, पढ़े लिखे लोग ढूंढने में भी दिक्कत आ रही है, ये भी रुकावट है। एट कॉम्पिटिटिव वेजेस, पैसे भी नॉर्मल ले और काम भी अच्छा करना आता हो, ऐसे बंदे ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा है। एज वेल एज ड्यू टू रिकरिंग नीड फॉर पर्सनल ट्रेनिंग, और लगातार मुझे उन्हें सिखाना भी पड़ता है। मुझे पहले इन्फ्लेशन की वजह से आपकी सैलरी बढ़ानी पड़ रही है, मुझे आपको ट्रेनिंग देनी पड़ रही है, मुझे अच्छे बंदों को ढूंढना पड़ रहा है, ये सब अलग अलग रुकावटें हैं। भाई आपको लगता होगा बिजनेस करना कितना आसान है, देख लो आसान है मुश्किल है। बंदे ढूंढने हैं, उनकी सैलरी डिसाइड करनी है, भाग जाएगा तो क्या करना है, ये सारी कॉन्स्टेंट आती हैं बिजनेसेस करने में, और बेसिकली प्रॉफिट कमाने वाला जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो अफेक्ट होने लग जाता है। बच्चे क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर, चारों पॉइंटों में से एक पॉइंट पे तो पक्का क्वेश्चन बन सकता है। आपसे रिक्वेस्ट है आराम से तसल्ली से इन चारों पॉइंटों को देख कर जाना पेपर के अंदर, पेपर में आ सकता है भाई। चलिए अगर इजाजत है तो हम आगे बढ़े। अगले टॉपिक की हेडिंग देखो जरा बच्चों, क्या लिखा हुआ है, इंटरप्राइज की प्रॉब्लम। आओ देखते हैं क्या लिखा हुआ है अगले पेज पे, वैसे डिटेल में लिखा हुआ है। अभी हम यहाँ पे क्या लाइन लिखी हुई है दो, वो पढ़ते हैं। मैं फिर से कहता हूँ हम लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, बहुत जरूरी है भाई, हद जरूरी है वाली बात, पढ़िएगा। एन एंटरप्राइज फेसेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम, एक इंटरप्राइज को एक प्रॉब्लम नहीं 36 प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे किसी इंसान को फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, बेटा इंसेप्शन का मतलब होता है जब उसका जन्म हुआ है, जन्म से लेकर थ्रू इट्स लाइफ टाइम, जब तक वो जिंदा है तब तक, एंड टिल इट्स क्लोजर, और बंद होने तक दिक्कतें ही हैं, मरते वक्त भी दिक्कत हो रही है। वी शैल ट्राई टू गेट अ फ्यू इनसाइट, अब हम अंदर झांकेंगे, इनसाइट मतलब अंदर से देखेंगे, अबाउट देम फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन, कुछ डिस्कशन करेंगे अबाउट किसके बारे में, किसी भी इंटरप्राइज की प्रॉब्लम्स के बारे में, कि भाई किसी भी इंटरप्राइज को कौन कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो आओ बच्चों ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। देखना पहले मैं इसे आपकी स्क्रीन पे ले आता हूं। हाँ फर्स्ट पढ़ना बच्चों अच्छे से, अगर पहला दिमाग में कॉन्सेप्ट चला गया तो सारे पॉइंट इजी लगेंगे, अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं जा पाया तो फिर दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। आओ ध्यान से पढ़िएगा, बताओ मेरे को हेडिंग क्या लिखी हुई है, फटाफट सब बोलना।
ऐसे बोलना कि घर वाले अपना काम छोड़ के देखने लगे बच्चा क्या बोलने लगा हमारा एकदम से, तो सब तेरी से बोलना। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भाई वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से अचीव नहीं कर पा रहे, जो उनकी सोच है वो अचीव नहीं हो पा रहा। तो क्या होगा, अब डिस्कस करते हैं, आओ देखना ध्यान से। एज मेंशन अर्लियर, एन एंटरप्राइज फंक्शन इन द इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एनवायरमेंट। कोई बिजनेस अलग काम नहीं करता, इन सारे एनवायरमेंट के बीच में काम करता है, इन सारे हालातों के बीच में काम करता है। देयरफॉर इट हैज टू सेट इट्स ऑब्जेक्टिव इन रिलेशन टू इट्स एनवायरमेंट। तो उसे एनवायरमेंट में ध्यान रखते हुए ही अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने पड़ते हैं। पहले उसने बताया किसी बिजनेस को बहुत सारे एनवायरमेंट में काम करना पड़ता है, फिर बता रहा है इसी एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए उसे अपने ऑब्जेक्टिव फिक्स करने पड़ते हैं। फिर द प्रॉब्लम इज दैट, प्रॉब्लम ये है कि दीज ऑब्जेक्टिव आर मल्टीफेरियस। मल्टीफेरियस का मतलब होता है बेटा जिसके बहुत सारे चेहरे होते हैं, बहुत सारे, बहुरूपी, जिसके बहुत सारे रूप होते हैं, उसे बोलते हैं मल्टीफेरियस। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो ऑब्जेक्टिव है इनके बहुत सारे चेहरे हैं एंड वेरी ऑफन कॉन्फ्लिक्ट विद वन अनदर। और आमतौर पे ऑब्जेक्टिव आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था, दो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं आपस में कॉन्फ्लिक्ट में हो जाए। फॉर एग्जाम्पल द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट इज इन द कॉन्फ्लिक्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। सेम पहले भी पढ़ा था, मैं चाहता हूं मार्केट शेयर बढ़ाना, मेरा मार्केट शेयर का ऑब्जेक्टिव, मैं चाहता हूं प्रॉफिट बढ़ाना, मेरा प्रॉफिट बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव। भाई मार्केट शेयर बढ़ाना है तो प्राइस कम करना पड़ेगा, प्रॉफिट बढ़ाना है तो प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। दोनों ऑब्जेक्टिव मेरे आपस में कॉन्ट्रडिक्ट होने लग गए, तो यही प्रॉब्लम है। मेरे ऑब्जेक्टिव्स के बहुत सारे रूप है, सारे रूप आपस में भिड़ गए तो दिक्कत आना शुरू हो गई। आगे लिखा हुआ है विच जनरली इन्वॉल्व इंप्रूविंग द क्वालिटी। भाई अगर आपको मार्केट शेयर बढ़ाना है तो क्वालिटी अच्छी करनी पड़ेगी, प्राइस गिराना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट बढ़ाना है तो प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर गई। Thus the enterprise faced the problem of not only choosing its objective, पहले तो मुझे ऑब्जेक्टिव चूज करने में दिक्कत आई, फिर जब चूज कर लिया तो उसमें बैलेंस बनाने में भी क्या आने लग गई, दिक्कत आने लग गई। तो बेटा हम क्या सीखे, बेटा हम बस इतनी सी बात सीखे कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव है, पहले तो वो बहुत सारे एनवायरमेंट में काम करता है बिजनेस, ये वाली बात। फिर उसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव के एक रूप होते हैं, बहुत सारे, और कई बार एक ऑब्जेक्टिव दूसरे ऑब्जेक्टिव से कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है। और जब कॉन्फ्लिक्ट में आएगा तो ये कहां चला गया, जब कॉन्फ्लिक्ट में आएगा बेटा, जब कॉन्फ्लिक्ट में आएगा तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा बताओ, सारे ऑब्जेक्टिव आपस में लड़ जाएंगे और जो मेरे सामने पहले प्रॉब्लम नहीं थी वो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसी वजह से वो कह रहा है आपको बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा। क्या स्ट्राइक करना पड़ेगा, बैलेंस। ध्यान से देखना, ये हो गया था हमारा, अरे भाई पेज कहां चला गया, गायब ही हो गया। तो रुको एक मिनट रुको, हो रहा है, ओपन हो रहा है। हैवी टॉपिक था ना, इसलिए चला गया होगा, हैवी टॉपिक था, हैवी। चलो ये शुरुआत के पेज है बच्चों, ये सब हमने पढ़ रखा है, पढ़ लिया, ये भी हो गया, ये चल रहा था। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव्स। बच्चों पहला खत्म है, मेरे ख्याल से सबका क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट आओ सेकंड शुरू करते हैं। बताओ हेडिंग क्या लिखी हुई है, इतनी तेज बोलना कि बगल वाले पड़ोसी को भी सुनाई दे जाए कि भाई बच्चा पढ़ रहा है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है। आओ शुरू कर रहे हैं। सेकंड लिखता है प्रॉब्लम रिलेटिंग टू लोकेशन एंड साइज ऑफ प्लांट। कहां बिजनेस डालूं, कितने बड़े बिजनेस लेवल पे बिजनेस शुरू करूं, साइज सेलेक्ट करना, लोकेशन सेलेक्ट करना सुनने में तो मुश्किल लग रहा है, प्रैक्टिकली करने जाओगे तो और टेंशन वाला काम है। ये लिखा हुआ है, आओ पढ़ते हैं। एंटरप्राइज हैज टू डिसाइड अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्लांट। प्लांट मतलब पौधा कहां पे लगाएंगे, नहीं, प्लांट का मतलब बेटा प्लांट एंड मशीनरी, हमारा सेटअप, पूरी कंपनी। इट हैज टू डिसाइड वेदर द प्लांट शुड बी लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। हमें सोचना पड़ेगा क्या रॉ मटेरियल के पास जहां आसानी से मिलेगा वहां लगाएं या जहां मार्केट है वहां लगाएं। इट हैज टू कंसिडर कॉस्ट सच एज कॉस्ट ऑफ लेबर, मुझे लेबर के बारे में सोचना पड़ेगा। फैसिलिटीज एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ रोड बने हुए हैं, वहाँ बस आती है, वहाँ मेट्रो है या नहीं, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। ऑफ कोर्स
द एंटरप्रेन्योर विल हैव टू वे का मतलब होता है तौलना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर को तौलना पड़ेगा बहुत सारे फैक्टर अगेंस्ट वन अनदर इन ऑर्डर टू चूज द राइट लोकेशन। सही लोकेशन को इकोनॉमिकल तरीके से सेलेक्ट करने के लिए उसे बहुत सारे फैक्टर्स को तौलना पड़ेगा, तब जाकर वो डिसीजन ले पाएगा। तो इतने सारे फैक्टर्स को तौलना ही दिक्कत वाली बात है, प्रॉब्लम। पढ़ना ना, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू लोकेशन। आगे क्या लिखा हुआ है देखिएगा बच्चों। अनदर प्रॉब्लम रिलेटेड टू द साइज। भाई मैंने चलो डिसाइड कर लिया, भाई लोकेशन रहेगी हमारी लेट्स से मध्य प्रदेश, हम मध्य प्रदेश में काम करेंगे। अब मध्य प्रदेश में भी कितने बड़े लेवल पे काम करूं ये डिसाइड करना पड़ेगा। इट हैज टू डिसाइड वेदर इट इज टू बी स्मॉल स्केल यूनिट। क्या हमारे को एसएसआई पढ़ा था ना बेटा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या लार्ज स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल पे काम करना है या लार्ज स्केल पे काम करना है, ये सब डिसाइड करना पड़ेगा। ड्यू कंसिडरेशन विल हैव टू बी गिवन टू टेक्निकल। मुझे टेक्निकल, मैनेजरियल, मार्केटिंग, फाइनेंशियल अलग अलग चीजों पे ध्यान देकर ऑफ द प्रपोज बिजनेस बिफोर डिसाइडिंग द स्केल ऑफ ऑपरेशन। मेरे पे कितना पैसा है, मेरे पे कितने लोग हैं, मैं क्या चाहता हूं, अलग अलग फैक्टरों पे डिसाइड करके ये डिपेंड करेगा कि मैं कौन सी कितने बड़े लेवल पे काम करूं। इट गोज विदाउट सेइंग दैट मैनेजमेंट मस्ट मेक अ रियलिस्टिक इवैल्यूएशन। आपको रियल वर्ल्ड का इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ का और लिमिटेशन का, व्हाइल चूजिंग अ पर्टिकुलर साइज। आपको खुद का स्वॉट करना पड़ेगा। बेटा पढ़ा होगा ना स्वॉट, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। आपको आपकी ये 4 वर्ड्स देखने पड़ेंगे, फिर आप डिसाइड कर पाओगे कितने बड़े लेवल पे, स्मॉल लेवल पे या लार्ज लेवल पे आपको काम करना है। तो ये प्रॉब्लम है बच्चों, खत्म हो गया। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू कहां काम करना है और कितने बड़े लेवल पे काम करना है, ये दूसरी प्रॉब्लम थी। पहली याद करो, पहली का था प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव। आमतौर पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं। भाई कॉन्फ्लिक्ट कर जाएंगे तो जाहिर सी बात है लंका लगना तय है। लंका लगना तय है मतलब प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम डन। अगर इजाजत हो तो तीसरी भी खत्म करें। यस सर, आओ तीसरी खत्म करते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है देखना ध्यान से। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू सेलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल फैसिलिटीज। भाई डिसाइड कर लिया कहां लगाएंगे, कितने बड़े लेवल पे काम करेंगे। अब करो इकट्ठा, लेबर बुलाओ, रॉ मटेरियल बुलाओ, मशीन बुलाओ, सबको इकट्ठा करो। करने में भी नानी दादी याद आ रहेगी। आओ करते हैं। लिखता है अ फर्म हैज टू मेक डिसीजन ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। कैसे काम करेंगे, नेचर, एंड द टाइप ऑफ इक्विपमेंट टू बी इंस्टॉल्ड। मशीनों से काम करवाएंगे, हाथों से काम करवाएंगे, कैसे काम करवाएंगे। ये वो था बेटा लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। आगे द चॉइस ऑफ प्रोसेस एंड इक्विपमेंट। कौन सा प्रोसेस, कौन सा इक्विपमेंट विल डिपेंड अपॉन डिजाइन चूजन एंड द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। मैं कितने वॉल्यूम पे, कितने बड़े लेवल पे काम करना चाहता हूं, उस हिसाब से मेरे इक्विपमेंट और बाकी प्रोसेस डिसाइड करूंगा। एज ए रूल प्रोडक्शन ऑन ए लार्ज स्केल इन्वॉल्व। जब आप लार्ज स्केल पे काम करोगे इसमें क्या इन्वॉल्व होगा, एलोबरेट, स्पेशलाइज एंड कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी। थोड़ा जो प्रोसेस होगा मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं लार्ज स्केल पे काम करना चाहता हूं तो प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं छोटे स्केल पे काम करना चाहता हूं प्रोसेस कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान रहेगा। आगे क्वाइट ऑफन, आमतौर पे द एंटरप्रेन्योर हैज टू चूज फ्रॉम अमंग डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट। मेरे सामने अलग अलग इक्विपमेंट है, मुझे उनमें से कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। एंड प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, सच अ चॉइस विल बी बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन ऑफ देयर रिलेटिव कॉस्ट। मैं हर प्रोजेक्ट का, भाई ये वाला मशीन कितने का आ रहा है, वो वाला कितने का आ रहा है, ये कितना बनाती है, वो कितना यूनिट बनाती है, इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, ये कब खराब होगा, वो कब खराब होगा। भाई जैसे ही हम कोई भी काम करते हैं, फोन ही लेते हैं तो हम 100 बार सोचते हैं ना। यहां तो पूरा बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो यहां भी 50 बार सोचेंगे। आगे लिखा हुआ है सच ए चॉइस, ये हो गया था। हैविंग डिटरमाइन द इक्विपमेंट टू बी यूज। अब हमने डिसाइड कर लिया कौन सी मशीनरी, कौन सा इक्विपमेंट यूज करना है। नाउ द प्रोसेस टू बी एम्प्लॉयड। अब हमारे को देखना का कौन से प्रोसेस से करना है। पहले इक्विपमेंट डिसाइड करने की दिक्कत, फिर उसमें कौन सा प्रोसेस लगाना है इसकी दिक्कत। द एंटरप्रेन्योर विल प्रिपेयर अ लेआउट। बेटा लेआउट का मतलब सबसे पहले सब कपड़ा आएगा तो उसे धोएंगे, धोने के बाद एक बंदा उसे काटेगा, फिर काटने के बाद वो वहां जाएगा, फिर वहां पे उसे सुखाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर मतलब ये लेआउट हो गया। हर कंपनी का अपना लेआउट होता है। शुरुआत कहां से होगी, फाइनल सामान बनकर कैसे पहुंचेगा, सारा प्रोसेस डिसाइड होता है, इसे बोला जाता है लेआउट। तो लिखा हुआ है कंपनी को अपना लेआउट बनाना पड़ेगा, इलस्ट्रेटिंग द अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग एंड द एलोकेशन ऑफ ईच एक्टिविटी। तुम कौन सा काम करोगे, तुम कौन सा काम करोगे।
असेंबली वाला डिपार्टमेंट कौन सा काम करेगा, मैन्युफैक्चरिंग वाला कौन सा काम करेगा, हर बंदे को उसका काम बताएंगे। तो लेआउट डिसाइड होगा कि कंपनी कैसे अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेगी, कैसे अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस को चलाएगी, इसका एक लेआउट वगैरह भी डिसाइड करना पड़ेगा। भाई ये सब सुनने में ही मुश्किल लग रहा है, तो रियलिटी में आप सोचो कितना मुश्किल होता होगा। लेट्स से मैं कहता हूं एक नॉर्मल मोबाइल फोन की कंपनी में कितना कॉम्प्लिकेटेड लेआउट होता होगा, पता नहीं पहले कैमरा लगता होगा, या पहले बॉडी बन जाती होगी, या पहले रैम लगता होगा, रोम लगता होगा, क्या स्पीकर लगता होगा, या स्क्रीन लग जाती है, क्या लगता क्या है पहले, ये सारी चीजें हमारे को डिसाइड करनी है। बोले तो टेक्निक, बोले तो मेथड, बोले तो प्रोसेस, बोले तो इक्विपमेंट डिसाइड करना भी एक दिक्कत वाली बात है। दिक्कत वाली बात है मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड काम है। बच्चों 3 प्रॉब्लम हो गई है हमारी, सुनने वाला हूं मैं, हाँ सुनने वाला हूं, पक्की बात है, सुनूंगा। लिखा हुआ है अगला, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू फाइनेंस। भाई सब कर लिया, पैसा तो है ही नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत भाई, ये दिक्कत तो सबसे पहले आनी चाहिए थी। सबसे बड़ी दिक्कत है पैसा, पैसा कहां से आएगा, पढ़ते हैं। एन एंटरप्राइज हैज टू अंडरटेक नॉट ओनली फिजिकल प्लानिंग बट ऑल्सो एक्सपर्ट फाइनेंशियल प्लानिंग। और एक्सपर्ट फाइनेंशियल प्लानिंग में ही तो भाई साहब आपको बुलाया जाएगा, सीए साहब आ जाओ, थोड़ी हेल्प कराओ हमारी। आगे, फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड, कितना पैसा चाहिए, विद रेफरेंस टू फिजिकल प्लान, आपके प्लान को एक्चुअल में बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए। असेसमेंट ऑफ डिमांड एंड कॉस्ट, आपकी डिमांड एंड कॉस्ट का प्रेडिक्शन होगा। असेसमेंट का मतलब होता है बेटा पता लगाएंगे, बोले तो प्रेडिक्शन, अंदाजा लगाएंगे। एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट, हम इन्वेस्टमेंट पे कितना प्रॉफिट कमाएंगे। एंड कंपैरिजन विद द प्रॉफिट ऑफ कंपेरेबल एग्जिस्टिंग कंसर्न, मैं देखूंगा मेरे जैसा कोई और काम कर रहा है तो वो कितना प्रॉफिट कमा लेता है, ये सारे कंपैरिजन भी करूंगा। इसके अलावा टू फाइंड आउट वेदर द प्रपोज इन्वेस्टमेंट विल बी प्रॉफिटेबल इनफ, मैं देखूंगा कि भाई बाकी लोग सेम नेचर में कितना प्रॉफिट कमा लेते हैं, ताकि मुझे पता चले कि मैं प्रॉफिट कमा पाऊंगा या नहीं। आगे, डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, डेब्ट कितना, इक्विटी कितना, प्रेफरेंस कितना, इन सब का रेशियो देखना पड़ेगा, कौन कितना होना चाहिए। एंड द अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ फाइनेंसिंग, और पैसा कब उठाएं, आज उठाएं, कल उठाएं, 7 साल बाद उठाएं, 2 साल बाद उठाएं, ये सारे डिसीजन अपन को सोचने पड़ेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम है। तुम्हारी डिमांड एंड कॉस्ट का प्रेडिक्शन करना पड़ेगा, तुम्हारे को पैसा कितना चाहिए इसका अंदाजा लगाना पड़ेगा, तुम्हारे को जो बाकी कॉम्पिटिटर है उनका कितना प्रॉफिट हो रहा है ये देखना पड़ेगा, तुम्हारे को कॉस्ट कितनी लग रही है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये अलग अलग एनालिसिस करने पड़ेंगे। देन ओनली आप अच्छे से बिजनेस कर पाओगे। तो ये भी तो एक प्रॉब्लम हो गई, खत्म हो गई प्रॉब्लम, बोलो डन। हाँ, अगली प्रॉब्लम रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बेटा ऑर्गेनाइजेशन, क्लास 12 ऑर्गेनाइजिंग याद करो, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब भी डिसाइड करना, ये सब भी बिजनेस के लिए एक टेढ़ा काम है। लिखा हुआ है एन एंटरप्राइज हैज टू फेस प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इट हैज टू डिवाइड द टोटल वर्क ऑफ द एंटरप्राइज इनटू मेजर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। मुझे पूरे काम को, फोन बनाने वाले काम को पता नहीं कितने डिपार्टमेंट में बांटना पड़ेगा, वही लिखा हुआ है। एंड देन कॉन्स्टिट्यूट प्रॉपर डिपार्टमेंट, फिर उस हिसाब से सबके अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे फॉर ईच ऑफ, हर स्पेशलाइज्ड काम के लिए। तो ये सब जो हम कर रहे हैं भाई, ये सब काम आसान है या मुश्किल है, यही तो मुश्किल है। नॉट ओनली द फंक्शन ऑफ ऑल द पोजीशन एंड लेवल्स हैव टू बी क्लियरली लेड डाउन, ना केवल मुझे सबके काम बताने पड़ेंगे, एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, मुझे उनके आपस के बीच के रिलेशनशिप भी बताने पड़ेंगे। इन टर्म्स ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, अथॉरिटी, किसका किस पे कंट्रोल है, किसके पास कितनी पावर है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शुड बी प्रॉपरली डिफाइंड। कुल मिलाकर बच्चों अगर शॉर्ट में बात करूं तो सब कर लिया, पैसा इकट्ठा हो गया, मशीन इकट्ठा हो गई, सब हो गया। मैनेजर कौन बनेगा, मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर के अंदर कौन कौन है, मैनेजर का बॉस कौन है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे भी अब टेंशन, माथा पच्ची होगी। इज द प्रॉब्लम, ये थी प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बोले बच्चों डन, आई होप ओके, पक्का करो, ये सब पेपर में आएगा। अगला प्रॉब्लम रिलेटिंग टू मार्केटिंग, भाई बना दिया, हो लिया, सब कर दिया, बना भी दिया, अब बेच के दिखाओ। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू मार्केटिंग, पढ़ना प्रॉपर मार्केटिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट। भाई गूगल जैसी इतनी बड़ी कंपनी, फेसबुक जैसी कंपनी, ये भी खुद को वो कर रही हैं, प्रमोट कर रही हैं, एडवर्टाइज कर रही हैं। क्यों कर रही है भाई, ज़रूरत है तो कर रहे हैं, तो यही है पढ़ना। प्रॉपर मार्केटिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस इज एसेंशियल, आपको अपनी ग्रोथ एंड सर्वाइवल करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स, अपने सर्विसेज के बारे में लोगों को दिखाना ही पड़ेगा।
For this, enterprise has to discover its target market by identifying its actual and potential customer. अब ये बेटा बिजनेस शुरू हो गई, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट शुरू हो गया है। हाँ, सबसे पहले मैं देखूंगा मेरे कस्टमर कौन कौन बन सकते हैं, फिर डिटरमाइन करूंगा टैक्टिकल मार्केटिंग टूल्स, एक के साथ एक फ्री, 50% फ्री, सेल सेल सेल, ये सारी टैक्टिकल्स देखूंगा। It can use to produce desired response from its target market. After identifying the market, एक बार मुझे मेरे मार्केट के बारे में पता चल गया, the enterprise has to take कुछ 4P के डिसीजन लेने पड़ेंगे। बेटा ये 4P वही है। अब ये तो सबको याद आ गया होगा, क्लास 12th बोलो मार्केटिंग मैनेजमेंट, किस किस को याद आ गया? ये 4P किस किस को याद आ गए? मैं वेट कर रहा हूं। यार आए, आओ देखते हैं, पेपर में एमसीक्यू बन सकता है भाई 4P के ऊपर। प्रोडक्ट, लेट्स से मेरे हाथ में ये कोक की बोतल है, ये कोक की बोतल है, नई आई है नीले कलर की। ये कोक की बोतल 20 रुपए की भी आती है, 40 रुपए की भी, 50 रुपए की भी, 100 रुपए की भी, 80 रुपए की भी। भाई कितनी कितनी बनाऊं, कौन कौन सी वैरायटी की बनाऊं, यह है पहला पॉइंट। प्रोडक्ट लिखा हुआ है वैरायटी, क्वालिटी, डिजाइन, फीचर, ब्रांड नेम, पैकेजिंग, एसोसिएटेड सर्विस, यूटिलिटी। लेट्स से कंपनी का नाम लेते हैं टीवीएस। भाई टीवीएस बाइक भी बना रहा है, स्कूटी भी बना रहा है, पता नहीं क्या क्या बना रहा है। तो क्या क्या बनाना है? प्रोडक्ट, पहली चिंता वाली बात प्रोडक्ट। दूसरा प्रमोशन, मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द कंज्यूमर, कंज्यूमर को कैसे पहुंचाएं, घर घर जाकर बताएं। पर्सनल सेलिंग, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्टैक्ट मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम पे चलवा दें, एडवर्टाइजिंग, वो होर्डिंग्स बोर्डिंग्स लगवा दें, पब्लिसिटी करवाएं, अक्षय कुमार को बुला लेते हैं, शाहरुख खान को बुला लेते हैं। क्या करें क्या भाई? पब्लिसिटी, प्रमोशन। मेरे ख्याल से बच्चों ये भी क्लियर है। पता है क्या आएगा क्वेश्चन? लिखा आएगा एडवर्टाइजिंग और बोलेगा, पूछेगा कौन से पी में जाता है, तो बेटा पब्लिसिटी जाता है प्रमोशन में। ऐसे ऐसे रेडी रहना क्वेश्चन के लिए। अगला प्राइस, पॉलिसी रिगार्डिंग प्राइसिंग, डिस्काउंट, कितना प्राइस, कितना डिस्काउंट, कितना अलाउंस, कितना क्रेडिट, कितना कंसेशन, कोई गरीब आ गया तो उसे सस्ते में दे देंगे, कितने टर्म्स का क्रेडिट देंगे, कितने महीने का उधार देंगे, ये सारी चीजें। कहीं क्या देखा होता है ना, उधार बंद है, कंज्यूमर राजा होता और राजा उधार नहीं मांगता, ऐसी ऐसी पॉलिसी लिखी हुई होती है ना, तो ये सारी प्राइस को लेकर डिसीजन होते हैं। अगला प्लेस, पॉलिसी रिगार्डिंग कवरेज, कहाँ कहाँ बेचूं, आउटलेट फॉर सेल्स, कहाँ कहाँ अपने आउटलेट खोलूं, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलर से बिकवाऊं, होलसेलर से बिकवाऊं या एजेंट से बिकवाऊं, लोकेशन एंड लेआउट ऑफ स्टोर, इन्वेंट्री, लॉजिस्टिक, कैसे बिकवाना कैसे है, प्लेस, कहाँ कहाँ तक मेरा सामान जाएगा, कहाँ से ऑर्डर आएगा तो उसे सामान नहीं दूंगा, कहाँ से ऑर्डर आएगा तो उसको डिलीवरी दे दूंगा। ये सारी चीजें हमारे को डिसाइड करनी पड़ेंगी। बच्चों बताओ डन? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ, ये जो ऑनलाइन डिलीवरी वाले बंदे होते हैं, लाइक ब्लिंकिट का नाम आपने सुना होगा, ये ब्लिंकिट मेरे एरिया में डिलीवर नहीं कर रहा, किसी और एरिया में डिलीवर कर रहा है। तो पॉइंट इज, ये उनकी टेक्निक थी प्लेस को लेकर, उन्होंने डिसाइड करा इस एरिया में नहीं करना, उस एरिया में करना है, तो ये सब उनके सामने प्रॉब्लम आती है। तो 4P की प्रॉब्लम हर बिजनेस के सामने है। पहला P प्रोडक्ट, दूसरा P प्रमोशन, तीसरा P प्राइस, चौथा P प्लेस। बोलो बच्चों डन? यस सर डन। आओ अगला देखते हैं। अगली प्रॉब्लम किसको लेकर है? प्रॉब्लम रिलेटिंग टू लीगल फॉर्मेलिटीज। भाई कंपनी रजिस्टर करवाओ, MOA बनवाओ, AOA बनवाओ, ROC को डॉक्यूमेंट दो, ये करो वो करो, पता नहीं क्या क्या करो, ये सारी प्रॉब्लम है। अ नंबर ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, आपको बहुत सारी कानूनी फॉर्मेलिटीज का पालन करना पड़ेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉन्चिंग ऑफ द एंटरप्राइज। जब एंटरप्राइज लॉन्च हो जाएगा तब भी, जब एंटरप्राइज जीवन जी रहा होगा तब भी, और जब बंद हो रहा होगा तब भी। आप कंपनीज एक्ट में पढ़ोगे, जब बिजनेस बंद हो रहा होता है तो भी लॉ का पालन करना पड़ता है, ऐसे ही बंद नहीं कर सकते। These formalities relating to assessing and paying different type of tax, दुनिया भर के टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, ये सब कुछ पे करना पड़ता है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, सबमिशन ऑफ वेरियस रिटर्न्स, बहुत सारी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, PF की रिटर्न, GST की रिटर्न, ESI की रिटर्न, पता नहीं कौन, इनकम टैक्स की रिटर्न, सब फाइल करना पड़ता है टू द रेलिवेंट अथॉरिटी, कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, कभी GST डिपार्टमेंट को, कभी किसी को, एडहेरिंग टू वेरियस रूल, बहुत सारे रूल्स का पालन करना पड़ता है, लॉ का पालन करना पड़ता है जो सरकार बनाती है। तो बेटा ये सारी चीजों को लेकर हमारे को प्रॉब्लम वाली बात है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा है, लॉ रिलेटिंग टू लोकेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, वातावरण को बचाना, ज्यादा पॉल्यूशन मत करना, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, साइज, वेजेस, बोनस, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। बेटा आप लेबरों को कितनी सैलरी दोगे, इसके लिए कानून है, मिनिमम वेजेस एक्ट,
वेजेस के लिए भी एक कानून है, मिनिमम वेजेस एक्ट। पीएफ कितना दोगे, बोनस कितना दोगे, ग्रेच्युटी कितना दोगे, हर चीज का कानून है और मुझे उस कानून में ही पालन करना पड़ेगा। तो यही प्रॉब्लम है, दुनिया भर की लीगल फॉर्मेलिटीज है, ओपनिंग में भी, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस भी, एंड एट द टाइम ऑफ क्लोजर भी। बोलो बच्चों, डन? बताओ फटाफट, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू लीगल फॉर्मेलिटीज। अगला, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। भाई देखना, लिखता है विद द इमरजेंस ऑफ, जब जन्म हो रहा है प्रेजेंट डे फैक्ट्री सिस्टम का, अब फैक्ट्रियां बनने लग गई हैं, मैनेजमेंट हैज टू डिवाइज स्पेशल मेजर्स, मैनेजमेंट को नए नए मेजर्स लगाने पड़ते हैं टू विन द कॉपरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर। भाई रिलायंस में कितने लाखों हजारों काम करते होंगे, उन सारे लोगों में तालमेल बैठाना और उनका आपस में एक दूसरे का कॉपरेशन करवाना, सहयोग करवाना, कितना मोटा काम लगता है, वो प्रॉब्लम है, ये उसी की बात कर रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्लिक्ट, आपस में लोग गुथ ना जाए, मर ना जाए, आपस में लड़वड़ ना जाए, हैव अज्यूम्ड एनर्मस डायमेंशन दैट दीज कैन नॉट बी इजिली एंड प्रॉम्प्टली डील विद। ये इतनी मुश्किल बात है लोगों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना कि इसे आसानी से डील नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल रिलेशन एट प्रेजेंट आर मच मोर इन्वॉल्व एंड कॉम्प्लिकेटेड, अब ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है रिलेशन मेंटेन करवाना। वेरियस प्रॉब्लम विच एन एंटरप्राइज फेस विद रिगार्ड टू इंडस्ट्रियल रिलेशन आर, क्या क्या रिलेशन प्रॉब्लम आती है? द प्रॉब्लम ऑफ विनिंग वर्कर्स कॉपरेशन, वर्कर्स का सहयोग जीतना है। द प्रॉब्लम ऑफ इन्फोर्सिंग प्रॉपर डिसिप्लिन, मेरे को वर्कर में डिसिप्लिन मेंटेन करवाना है। द प्रॉब्लम ऑफ डीलिंग विद द ऑर्गेनाइज्ड लेबर, लेबरों के साथ डील करना है। द प्रॉब्लम ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, भाई उनमें आज़ादी का भावना आए, डेमोक्रेसी की फील आए, सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट वाला फील आए। ये सारी प्रॉब्लम है जो आपको अपने वर्कर्स में जगानी पड़ेंगी। जगानी मतलब उन्हें इस प्रॉब्लम से साइड रखना पड़ेगा। उन्हें अलग अगर फील होने लगा, उन्हें ये फील होने लगा कि भाई उनकी कोई नहीं सुन रहा, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का नाम प्रॉब्लम रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। बेटा इसमें मेन बात वर्कर की हो रही है, हमारे को वर्कर को जीतना है, वर्कर को जीतना है मतलब उसके कॉपरेशन को जीतना है। आगे लिखा हुआ है, आगे तो बेटा प्रोडक्शन फंक्शन है। प्रॉब्लम खत्म। ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, हद इंपॉर्टेंट थी भाई, हद। अल्ट्रा जैसे बोलते हैं ना, अल्ट्रा प्रो मैक्स वाला, तो वो टॉपिक अल्ट्रा प्रो मैक्स ही था। और ये जो अब टॉपिक है ये मेन टॉपिक है, मतलब इसी पे हम आमतौर पे चैप्टर का नाम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। इनपुट डालो, आउटपुट निकालो, द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। खत्म हो गया, ये बहुत ईजी है। आपने भाई मेन टॉपिक खत्म कर लिया है, मेन टॉपिक खत्म हो गया है, अब ये प्रोडक्शन फंक्शन बहुत ईजी है। डन। टीपी एमपी एपी रिलेशनशिप पढ़ेंगे, डायग्राम बनाएंगे, खत्म हो जाएगा टॉपिक, बहुत हलवा है। बच्चों आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया होगा तो क्लास लीव करने से पहले एक लाइक जरूर कर देना और क्लास लीव करने के बाद एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना कमेंट सेक्शन के अंदर। और सब्सक्राइब वगैरह वाली बात तो पता ही है आप लोगों को, सब्सक्राइब तो हो ही रखा होगा। अगर जो फर्स्ट टाइम देख रहा है वो सब्सक्राइब कर लेना और पढ़ते रहना भाई, है ना, सबसे ज़्यादा जरूरी है। सारे कामों से सबसे टॉप का काम पढ़ते रहना अच्छे से। हम अगली क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे और हमारा टॉपिक रहेगा प्रोडक्शन फंक्शन। चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टाटा और बाय बाय।